हेलो व्यूवर्स, कल यानी 21 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में एक आर्टिकल है इनेबलिंग लेजिस्लेशन। तो उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इनेबलिंग लेजिस्लेशन अ बिग स्टेप फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी। ये जो पूरा आर्टिकल है वो दिव्यांग जनों के लिए सशक्तिकरण के ऊपर है, जो कि एक बड़ा कदम है। अ पायनियरिंग मूव। तो इसमें क्या कहा गया है इस पूरे आर्टिकल में? अफर्मेटिव एक्शन इज अ पावरफुल टूल टू एड्रेस हिस्टोरिकल इनजस्टिस। तमिलनाडु प्रपोजेज अ हिस्ट्रिक रिफॉर्म फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी। मतलब सकारात्मक कार्रवाई हुई है किस मामले पे? ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का एक प्रभावकारी तरीका है, जिसमें तमिलनाडु ने दिव्यांग जनों के लिए एक ऐतिहासिक सुधार प्रस्तावित किया है। यानी ये एक प्रपोजल है, अब ये फाइनल नहीं हुआ है। यदि ये इनैक्ट हो जाता है तो काफी बेहतर रिस्पॉन्स होने की उम्मीद है। सो व्हाट डिड द सीएम प्रपोज? जो सीएम एम.के. स्टालिन है तमिलनाडु के, उन्होंने क्या प्रपोजल दिया है? बेसिकली उन्होंने दो विधेयक पेश किए हैं, जिसमें सभी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में दिव्यांग जनों को नामित करना। यानी ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें ऑल अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को नॉमिनेशन के लिए प्रपोजल दिया गया। दूसरा, तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम और पंचायत अधिनियम में संशोधन किया गया। जी हाँ, जब तक ये संशोधन नहीं होगा तो तब तक तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो हुआ क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट एंड पंचायत एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट किया। इस बिल में या ये जो प्रपोजल है उसमें लिखा क्या है? तो द बिल इंश्योर रिप्रेजेंटेशन इन, ये विधेयक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे किस चीजों में? 650 शहरी स्थानीय निकायों में। ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा प्रपोजल है वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। सीएम ने तमिलनाडु को लेकर के ये बात प्रपोजल दिया है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में किसी स्टेट ने दिव्यांग जनों के लिए ये कदम उठाया है। तो इससे प्रभाव क्या होगा कि जो 650 शहरी स्थानीय निकायों में ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। देन लगभग 13,000 ग्राम पंचायतों में भी रिप्रेजेंटेशन, लगभग 400 पंचायत संघों में एंड लगभग 37 जिला पंचायतों में किसकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी? ऑफ कोर्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जनों की। सो ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है यदि हम देखें इस पर? सो करेक्ट स्टेटस एंड प्रपोज स्टेटस। तो हुआ क्या है, अभी वर्तमान में ओनली 35% विद डिसेबिलिटीज आर इन अर्बन लोकल बॉडी। द बिल्स विल ड्रामेटिकली इंक्रीज दिस नंबर। तो ऑफ कोर्स जैसा कि हमने देखा कि वर्तमान में तो मात्र 35 दिव्यांग जन जो हैं शहरी निकायों में, और ये विधेयक इस संख्या में भारी वृद्धि करेंगे। और क्यों मैटर करता है ये? सो दिस मूव इंश्योर डिग्निटी, एंड्स स्टिग्मा एंड एम्पावर्स पीपल विद डिसेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन ग्रासरूट्स डिसीजन मेकिंग। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यह है कि यह है वो दिव्यांग जनों को गरिमा देता है। कलंक यानी बेसिकली ये डिसग्रेस या डिसऑनर जो उनको फीलिंग आती है उसको समाप्त करता है, और उन्हें जमीनी स्तर पे ग्रास रूट लेवल पे निर्णय लेने में भागीदारी करने में सशक्त करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस नजरिए से। यदि हम इस चेंज का एग्जाम्पल देखें तो आप मान के चलिए कि कोई व्हील चेयर पे बैठा हुआ दिव्यांग वो अपने गांव में सुविधाओं को इंश्योर करे, और जो भी चीजें हैं उसको, जैसे रोड्स को एक्सेसिबिलिटी हो, ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, वो सारी चीजें वो नेतृत्व करे, तो क्या वो रूप होगा? कितना बड़ा बदलाव होगा? रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें सरकार का क्या रोल होगा? सो गवर्नमेंट मस्ट एम्पावर सिटीजन्स विद डिसेबिलिटीज टू एक्सेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे सरकार को चाहिए कि वे दिव्यांग नागरिकों को समान अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाए, जो कि सीएम स्टालिन का ये पहला कदम है। इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी समझना होगा। तो उसका भी डिटेल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो इंप्लीमेंट हुआ था, उसमें एम्पावरिंग रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत को सशक्त बनाया गया था। कैसे? इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जी हाँ, पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना। देन त्रिस्तरीय प्रणाली अनिवार्य की गई थी, जिसको 3 टायर सिस्टम भी आप कहते हैं। और वो जो 3 टायर सिस्टम था वो विलेज लेवल, ग्राम स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर और जनपद स्तर पे था। पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जी हाँ, अपने नियम, अपने लिए पॉलिसी पंचायत खुद डिसाइड कर सकती थी। इसी वजह से इसको स्वशासी निकाय के रूप में पंचायतों की स्थापना की गई थी। देन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ किया गया। इस सारी पॉलिसी जो है ऊपर से ना हो, जो लोग रियल में उसके बेनिफिशियरी हैं या जिनके ऊपर पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी वो अपने नियम बनाए। तो यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि वो भी 1992 में आया था, इसको आप अर्बन गवर्नेंस री इमेजिन यानी शहरी शासन का नव विकास हुआ था। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? इस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आप नगर पालिका एक्ट भी कहते हैं। इसका जो
शुरुआत हुआ था, बेसिकली इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जून 1993। देन इसमें क्या हुआ कि इसमें संविधान में भाग 9 में नगर पालिकाएं शब्द जोड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देन शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन अर्बन एरिया, ये चीजें भी इसमें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लागू हुई। यदि हम इसको पास्ट से तुलना करें, so after the 73rd and 74th amendment, seats in local bodies were reserved for women. Of course, 73rd and 74th constitutional amendment act के बाद औरतों के लिए, महिलाओं के लिए ये सीट जो है रिजर्व कर दी गई। लेकिन तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु इंक्रीज दिस टू 50%। Thinking to past reform में, in 2023, Women's Reservation Act was passed, ensuring 33% seats for women in Parliament and State Assemblies। ये बहुत बड़ा एक न्यूज था उसमें। A landmark first, तो इस डिसीजन से क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। सो तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकायों में दिव्यांग जनों के नामांकन को अनिवार्य किया है। फाइनल मैसेज हम इस पूरे आर्टिकल को समझे तो, सो लेट अस एंश्योर द बेनिफिट्स रीच द इंटेंडेड रियल पार्टिसिपेशन, नॉट जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि आइए हम सुनिश्चित करें कि ये जो लाभ है वो सही व्यक्ति तक पहुंचे, न कि केवल नाम के लिए या पेपर में हो, सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए। इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करे, केवल प्रतीकात्मक नहीं। तो लाभ उन्हीं तक पहुंचे जिनके लिए योजनाएं बनी हुई हैं। देन प्रतिनिधित्व के साथ निर्णय की वास्तविक शक्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल पेपर में नाम है लेकिन वो डिसीजन तो कोई और ले रहा है। Representation must come with real voice and decision making power। इसका मीनिंग यह है कि प्रतिनिधित्व के साथ निर्णय की वास्तविक शक्ति भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वुमेन सरपंच एक्टिवली लीडिंग सैनिटेशन और एजुकेशन ड्राइव। कोई महिला सरपंच है तो वो जो उस गांव का स्वच्छता या शिक्षा अभियान का नेतृत्व कर रही है, न कि उनके पति या कोई और मेल मेंबर। देन अर्बन पुअर इन्वॉल्व इन लोकल बजटिंग डिसीजन। यदि जो नगरीय गरीबों की बजट प्रक्रिया में भागीदारी हो अर्बन पुअर की, कि बजट कैसे बनेगा। अवॉइड टोकनिज्म, इसका मतलब प्रतीकात्मक से टोकन देने से बचें। इसका मीनिंग यह है कि न केवल प्रॉक्सी न रहे, मुख्य प्रतिनिधित्व न रहे, साइलेंट लीडर न रहे, साइलेंट सीट न रहे, प्रॉक्सी लीडर न रहे कि फेस किसी और का और डिसीजन किसी और का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।